Good morning to all of you students. In previous class, we studied soil as a resource. Today we will learn classification of soil and soil erosion and soil conservation. Students, various factors contribute to the formation of soil, like relief features, climate, vegetation, parent rocks or bed rocks, etc. Similarly, a number of natural forces also help in the formation of soil. So, soil can be classified on the basis of these factors as well as forces. Now look at the map on your screen. The map is showing the classification and distribution of soil in India, also shown as a flow chart. Let us see alluvial soil. Alluvial soil, जिसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल के क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण उत्तरी मैदान में है। यह उत्तरी मैदान 3 नदी तंत्रों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है, जैसा कि तुम स्क्रीन पर दिए गए मानचित्र में देख सकते हो। साथ ही पूर्वी तटीय मैदान और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। छात्रों, ये तीनों नदियां अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से मिट्टी लाती है और डेल्टाई क्षेत्रों में जाकर बिछा देती है। अतः डेल्टा पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम चलते हैं कि यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी की विशेषता क्या है। जलोढ़ मिट्टी में रेत, जिसे सिल्ट कहते हैं, तो रेत, सिल्ट और मृतिका यानी सिल्ट, सैंड और क्ले, ये तीनों इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। नदी के मुहाना से घाटी की ओर बढ़ने पर मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। अब दूसरी विशेषता है कि एज के आधार पर इस मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर सॉइल और खादर सॉइल। बांगर का मतलब है ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बांगर। यह कैसे बना? जिस नदी में प्राचीन काल में तो बाढ़ आती थी, लेकिन वर्तमान समय में अब बाढ़ नहीं आती है, तो वहां जो मिट्टी बनी हुई है पहले से, वह मिट्टी कहलाती है बांगर। इसमें कणों की मात्रा बड़ी होती है। दूसरी मिट्टी है खादर। तो न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर। छात्रों, अभी भी तुमने सुना होगा कि बाढ़ आती रहती है नदियों में।
तो वहाँ नदी अभी भी अपने दोनों एम्बैंकमेंट को पार करते हुए दूर दूर तक उसका जल फैल जाता है और फिर मिट्टी उस पर बिछ जाती है, और प्रतिवर्ष ऐसा होता रहता है। तो यह जो मिट्टी कहलाती है, यह कहलाती है खादर। और यह दोनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जो कण होते हैं वह अपेक्षाकृत बांगर से छोटे कण होते हैं। जलोढ़ मृदा, चाहे वह खादर हो चाहे वह बांगर हो, उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फॉस्फेट और चूना की मात्रा अधिक होती है। अब जब इतनी विशेषता है, इतने गुण हैं, तो इसमें फसलें कौन कौन उगती है छात्रों, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें चावल की खेती अत्यधिक होती है। गन्ना, गेहूं एवं दलहन की फसल भी इसमें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में काली मिट्टी कहते हैं। ब्लैक सॉइल के क्षेत्र का विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार तक है। साथ ही दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी पाई जाती है। अब छात्रों, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। मुख्य रूप से क्लाइमेटिक कंडीशन एवं पेरेंट रॉक इस मिट्टी के निर्माण में योगदान दिया है। अब इस मिट्टी की विशेषता की चर्चा करते हैं। काली मिट्टी की पहली विशेषता कि इसमें कण जो होते हैं वह काफी बारीक होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने जल जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। गर्म मौसम में इसमें दरारें फट जाती है, रिफ्ट पड़ जाती है। गर्म एवं शुष्क मौसम में इस मिट्टी में दरार पड़ती हैं, जिसके कारण होता क्या है, इसमें हवाएं अंदर तक जाती है, जो बाद में फसलों के उत्पादन में अच्छा माना जाता है। अब इतनी विशेषता है, तो इसमें क्रॉप कौन कौन से उगते हैं मुख्य रूप से, तो कपास की खेती के लिए यह वरदान है। साथ ही अनेक प्रकार की फसलें भी सिंचाई के बल पर इसमें उगाई जाती है। छात्रों, रेड एंड येलो सॉइल की चर्चा करता हूं। मैप पर रेड और येलो सॉइल का एरिया तुम देख रहे हो। यह दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जहां कम वर्षा होती है, वैसे भागों में पाई जाती है। साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिम घाट में पहाड़ी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या है, तो सर्व प्रमुख विशेषता है इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्रॉप इसमें कोई विशेष प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है, और न कोई स्पेशल टाइप की इसमें क्रॉप उगती है,
पर सिंचाई के बल पर अनेक मोटे अनाज का उत्पादन किसान करते हैं। छात्रों, अब स्क्रीन पर लेटेराइट सॉइल देख रहे हो। इसे हिंदी में भी लेटेराइट सॉइल ही कहते हैं। यह मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसके फॉर्मेशन के संबंध में जान लो। इसके निर्माण में उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण निस्सालन, जिसको लीचिंग कहते हैं, के कारण ही यह मिट्टी का निर्माण होता है। अब इस मिट्टी की विशेषता पर चर्चा करते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यंत ही कम होती है। तुम जानते हो, जब ह्यूमस ही नहीं रहेगी, फर्टिलिटी ही नहीं होती है मिट्टी में, तो उसमें फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण जो जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया इसमें नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। लेकिन इस मिट्टी में खाद एवं रासायनिक उर्वरक डालकर इसमें खेती की जाती है। चाय, कॉफी एवं काजू का उत्पादन किया जाता है। एरिड सॉइल, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर एरिड सॉइल। तुमको दिखाई पड़ता है, जैसे इन्हें डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्षेत्र कौन है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। यह मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान एवं गुजरात के कुछ हिस्सों में है। अत्यधिक कम वर्षा के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके क्या गुण हैं? तो ह्यूमस एवं नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। क्रॉप, तो अब चूंकि मिट्टी है तो कौन कौन सी फसलें होती है? सिंचाई के बल पर अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसलों एवं अन्य फसलों का भी उत्पादन होता है। जब इसमें पर्याप्त जल मिल जाता है तो चावल की खेती भी की जाती है। राजस्थान का पश्चिमी इलाका, जो डेजर्ट, जहाँ डेजर्ट सॉइल मिलती है, इंदिरा गांधी कैनाल के आने से यहाँ बड़े पैमाने पर चावल की भी खेती की जाती है। छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की, यानी वन मृदा की। अब इसका एरिया, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है या बदलाव होता है। ये मृदाएं उपजाऊ भी होती है। इनके गुण क्या हैं? नदी घाटी में ये मृदाएं
दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का के कारण है। यह उपजाऊ होती है, लेकिन प्रत्येक जगह अत्यधिक उपजाऊ नहीं भी होती है, क्योंकि इस इलाके में मिट्टी की मोटाई अत्यंत कम होती है। जहाँ तक क्रॉप्स की बात है, चूँकि मिट्टी की मोटाई कम होती है, समतल भाग का अभाव होता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर किसान विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं और फलों की खेती करते हैं। अब मैं लास्ट सब टॉपिक सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की चर्चा करता हूँ। देखो, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की विस्तृत चर्चा पिछले क्लास 8th में और इसके बाद भी थी। छात्रों, उसको केवल रिफ्रेश करने के लिए तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ डायग्राम। इन डायग्रामों के माध्यम से तुम्हें रिफ्रेश होने में मदद मिलेगी। अब सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन की कुछ चर्चा भी मैं कर देता हूँ। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन का डिफिनीशन क्या है, यह तुम्हारी उत्सुकता में होगी, जिसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। विभिन्न कारकों के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को काटने एवं उसे ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस को सॉइल इरोजन की संज्ञा दी जाती है। अब छात्रों, कारक, तो कटाव के कारक को तुम, इरोजन के जो फैक्टर्स हैं उसको तुम डिटेल में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं तुमको कुछ बता देता हूँ इसका क्या क्या कारक है। बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, दूसरा है। इसके बाद जहाँ एरिड रीजन है वहाँ हवा, विंड, यह तुम्हारा जो इलाका है एरिड रीजन का है। तुमने देखा होगा कि एक जगह से सैंड ड्यून दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, हवा उस पर इरोजन कर देती है। जो अत्यधिक रेतीले भाग हैं, सैंडी एरिया है, वहाँ तेजी से हवा, आंधी यदि चलती है तो वहाँ से बालू कण को उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। तो इरोजन के अपरदन के कारक हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में हिम नदी भी काटने का काम करती है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं वो कि तल की रक्षा करती है, लेकिन अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि हिम नदी भी अब कटाव करती है। तो ये सब इरोजन के कारक हैं। और जब मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही कट जाएगा, जैसे मैंने परिभाषा में बताया, तो इसमें ह्यूमस रहेगी नहीं, अनुपजाऊ हो जाएगी, फसलें कैसे लगेगी? तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए, वह तुम जो स्क्रीन पर डायग्राम है वे सारे डायग्राम तुमको रिफ्रेश होने में मदद पहुंचाएगा। अब मैं इसी चैप्टर को
यहीं समाप्त करता हूं और साथ ही तुम लोगों को मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रश्न दूंगा, क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर प्रॉपर चैनल के माध्यम से तुम्हें सबमिट करना है। वह भी मैं पीडीएफ में लिख के तुमको दे दूंगा।